हिंदुस्तान पे शायद कहते हैं कि तो इतना बड़ा आतंकवादी हमला इससे पहले कभी हुआ नहीं था, जो 93 में हुआ था। और इस एक हमले ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया था। बल्कि दुनिया में इस तरह का ये पहला इंसिडेंट था जब करीब 2-2.5 घंटे के अंदर एक के बाद एक करीब 12 धमाके हुए और इतने सारे लोगों की जान गई। और इसकी पूरी प्लानिंग और क्यों की गई थी, साजिश, सब कुछ था। बट इस पूरी चीज़ में एक चीज़ और सामने आई थी कि पुलिस को एक मौका मिला था इस 12 मार्च 1993 से ठीक 3 दिन पहले 9 मार्च 1993 को। अगर पुलिस एक शख्स की बात पर यकीन कर लेती और उसको सीरियसली ले लेती तो शायद 93 का ये सीरियल ब्लास्ट ना होता और इतने लोगों की जान नहीं गई होती। लेकिन पुलिस से एक बहुत बड़ी चूक हुई थी। वो कैसे हुई, कहाँ हुई, मैं कहानी के आगे बताऊँगा। थोड़ा सा मैं आपको शुरुआत का पहले बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को शायद डिटेल में नहीं मालूम हो। 12 मार्च 1993 फ्राइडे का दिन था ये, इसलिए एक फिल्म भी आई थी इस पर, ब्लैक फ्राइडे। अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया था और एक जैदी हैं जो मुंबई के अच्छा लिखते हैं बहुत, उन्होंने ये पूरी किताब लिखी थी जिसके ऊपर ये फिल्म बनी थी। हालांकि शुरू में इस फिल्म को रिलीज़ होने का मौका ही नहीं मिला था। और इसमें वो जो अपने CID के इंस्पेक्टर अभिजीत हैं, उन्होंने भी इसमें रोल किया था। तो 12 मार्च 1993 का दिन था, फ्राइडे, दोपहर 1:28 पहला धमाका होता है। और ये धमाका होता है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, जो कि जीजी भाई टावर्स के अंदर है। और वहाँ के ये अंडरग्राउंड पार्किंग में एक कार खड़ी थी, उस कार में धमाका होता है। ये पहला धमाका था 12 मार्च 1993 का। और इस धमाके में 84 लोगों की मौत होती है और 217 जो है वो इंजर्ड होते हैं। इसके बाद थोड़ा सा वक्त बीतता है, गैप आता है टाइम में। ये 1:28 पर हुआ था। 2:15 पर दूसरा धमाका होता है। और इस बार धमाका हुआ कत्था बाज़ार है ये मुंबई में एक, वहाँ पे। यहाँ पे जो धमाका होता है उसमें एक स्कूटर पार्क था और उस स्कूटर में ब्लास्ट होता है। इस धमाके में 5 लोग मारे जाते हैं और 6 जो है वो इंजर्ड होते हैं। तो पहले मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद अब कत्था बाज़ार। कंट्रोल रूम में फ़ोन घूमना शुरू हो जाता है। पुलिस को लगता है पता नहीं क्या, कुछ समझ ही में नहीं, इसलिए कि ये सारी चीज़ों के लिए मुंबई पुलिस भी बड़ी अनजान थी उस वक्त। तब इन 2 धमाकों के कॉल चल ही रहे थे कि 5 नहीं बल्कि 15 मिनट के बाद 2:30 बजे, दोपहर 2:30 पर शिवसेना भवन के पास एक लकी पेट्रोल पंप है, वहाँ पे तीसरा धमाका होता है। और इस धमाके में 4 लोग मारे जाते हैं और करीब 50 लोग बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। इसके ठीक 3 मिनट के बाद 2:33 पर एयर इंडिया बिल्डिंग में चौथा धमाका होता है। ये मैरिन ड्राइव के पास है एयर इंडिया बिल्डिंग, वहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस का भी दफ्तर है। पहले, अभी से थोड़े दिन पहले तक हम लोग का आज तक का भी दफ्तर मैरिन ड्राइव पे, वहीं पे मंत्रालय के पीछे था। तो चौथा धमाका जो होता है वो एयर इंडिया के बिल्डिंग में होता है। और यहाँ पे एक सफ़ेद रंग की एम्बेसडर कार खड़ी थी, उस कार में धमाका होता है। इस धमाके में 20 लोग मारे जाते हैं जबकि 85 लोग इंजर्ड होते हैं बुरी तरीके से। इसके ठीक 12 मिनट के बाद 2:45 पर 5वां धमाका होता है और ये होता है माहिम कॉस्वे, ये मैरिन प्लाजा से बहुत दूर, वहाँ पे होता है। इसमें 3 लोग मारे जाते हैं और करीब 6 लोग जख्मी होते हैं। अब तक 5 धमाके हो चुके थे। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में खबर चल रही थी और ये हो चुका था कि ये कोई बड़ा हमला है, लेकिन कैसे, कौन, क्यों, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक कॉमन चीज़ थी जो खबर आ रही थी कि कार में धमाका हुआ है, स्कूटर में धमाका हुआ है, मतलब और किसी चीज़ में नहीं हो रहा है। तो पुलिस अभी इन चीज़ों को संभल रही थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, तमाम लोग मौके पे पहुंच रहे थे। तभी 2:45 पर एक और कंट्रोल रूम में फ़ोन आता है और इस बार छठे धमाके की खबर थी। ये पासपोर्ट ऑफिस के पास, वर्ली में एक पासपोर्ट ऑफिस है, वहाँ पे ये धमाका हुआ था। बल्कि पासपोर्ट ऑफिस के पास एक भीड़ भाड़ बाज़ार है, सेंचुरी बाज़ार, तो उस बाज़ार में ही ये धमाका हुआ। और इस बार जो धमाका हुआ था वो एक मेन हॉल में हुआ था। किसी ने मेन हॉल में बॉम्ब फिट किया था और बेस्ट की जो है एक डबल डेकर बस, जैसे उस मेन हॉल के ढक्कन पे उसका पहिया पड़ा, अचानक धमाका होता है। इस धमाके में सबसे ज़्यादा लोग, अब तक जो इससे पहले 4 हुए थे, 113 लोगों की मौत होती है और 227 लोग इंजर्ड होते हैं, क्योंकि बस भी खचाखच भरी हुई थी और भीड़, मार्केट। इस धमाके के फिर 20 मिनट तक कोई अगला धमाका नहीं होता, लेकिन इसके 20 मिनट के बाद 3:05 पर 7वें धमाके की खबर आती है और ये धमाका जावेरी बाज़ार में हुआ था। जावेरी बाज़ार में इसके बाद भी अभी 2006-07 या उसमें भी धमाका हुआ था और मैंने उस पूरे इलाके को कवर किया था, देखा था, भीड़ भाड़ बहुत होती है। इस धमाके में भी एक स्कूटर का इस्तेमाल हुआ
और जावेरी बाजार में चूंकि भीड़ बहुत होती है, 17 लोग मारे गए और 57 लोग इसमें इंजर्ड हुए। ये 3:05 पर हुआ था 7वां धमाका। इसके ठीक 5 मिनट के बाद 3:10 पर सिरॉक होटल बांद्रा, यहाँ पे 8वां धमाका होता है। हालांकि इस धमाके में किसी की जान नहीं गई, लेकिन इसमें होटल को बहुत नुकसान हुआ था। होटल के एक कमरे में RDX से भरा हुआ एक सूटकेस रखा हुआ था और उसमें यह धमाका हुआ था। तो ये पहला धमाका था, 8वां धमाका, जिसमें किसी की मौत नहीं हुई थी। लेकिन इस धमाके के ठीक 3 मिनट के बाद एक और धमाके की खबर आती है, 9वें धमाके की। और ये धमाका इस बार प्लाजा सिनेमा में हुआ था। इस धमाके में 10 लोग मारे गए और 37 घायल हुए। तो अब तक 9 धमाके हो चुके थे और एक को छोड़कर बाकी हर जगह जानी नुकसान, लोग बहुत बड़ी तादाद में घायल हो रहे थे। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जहां खबर मिलती वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एम्बुलेंस, पुलिस का दस्ता सब भाग रहे थे। 3:20 पर फिर एक मनहूस खबर आती है 10वें धमाके की, और ये धमाका सेंट्रल होटल जुहू, सिरॉक होटल, उसके बाद ये दूसरा होटल जो इसको निशाना बनाया गया वो सेंट्रल, बहुत फेमस होटल जुहू में, वहां पर यह धमाका हुआ। इस धमाके में जो इस्तेमाल किया गया था वो भी एक कार का इस्तेमाल किया गया, जो कि सेंट्रल होटल के पार्किंग में खड़ी हुई थी। हालांकि यहाँ पे भी किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन 3 लोग इसमें जख्मी हो गए। तो सिरॉक होटल और सेंट्रल होटल, यहाँ पे 2 जगह पे जो धमाका हुआ, इसमें किसी की जान नहीं गई। और उसकी वजह ये थी कि जहाँ पे ये धमाका हुआ वहाँ पे उस वक्त कोई आसपास में था नहीं, और इसीलिए जानी नुकसान नहीं हुआ। तो 3:20 पर सेंट्रल होटल में होता है। इसके ठीक 10 मिनट के बाद 11वें धमाके की खबर आती है, और इस बार यह धमाका सहार एयरपोर्ट के नज़दीक हुआ, एयरपोर्ट के बाहर। और ये पहली बार था किसी ने हैंड ग्रेनेड से हमला किया, और हैंड ग्रेनेड फेंक कर वो वहाँ से निकल भागा। इसमें भी कुछ इंजर्ड होते हैं, लेकिन किसी की जान नहीं जाती। इसके ठीक 10 मिनट के बाद 3:40 12वें धमाके की खबर आती है, और ये धमाका सेंट्रल होटल मुंबई एयरपोर्ट के पास हुआ था। इस धमाके में भी 2 लोग मारे जाते हैं और 8 लोग जख्मी होते हैं। 3:40 के बाद शुक्र है कि फिर किसी और धमाके की ऐसी कोई मनहूस खबर नहीं आती। और चूंकि अब तक पुलिस परेशान थी, एक जगह पहुंचती दूसरी जगह की खबर, दूसरी जगह पहुंचती तीसरी जगह की खबर, तो पूरा मुंबई पुलिस का अमला और दस्ता एक तरह से सड़क पर उतर आया था। और एक के बाद एक करते करते 3:40 पर आकर जब 12वां धमाका होता है, उसके बाद यह सिलसिला थमता है। 2 घंटे और 12 मिनट टोटल। जो पहला धमाका हुआ था 1:28, और आखिरी यानी 12वां धमाका हुआ 3:40। तो 2 घंटे और 12 मिनट के अंदर मुंबई में 12 धमाके हुए। और इन 12 धमाकों में जब बाद में गिनती की गई लाशों की, तो 257 लोगों की मौत हुई, 700 लोग इंजर्ड थे, और करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है वो बर्बाद हो गई। देश और दुनिया में बल्कि सीरियल ब्लास्ट की इससे खौफनाक तस्वीर इससे पहले नहीं देखी गई। अलग अलग हिस्सों में मुंबई पुलिस, क्या हमारे देश की किसी भी पुलिस के लिए एक अजीब सी चीज़ थी। ऐसा कभी एक्सपीरियंस पहले था नहीं, ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अब तक ये खबर अब हर तरफ फैलनी शुरू हो गई। हालांकि 93 में जब ये जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था, तब ज़्यादातर हम लोग न्यूज़पेपर या फिर दूरदर्शन, AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो, इन्हीं चीज़ों पे रहते थे, और प्राइवेट चैनल के नाम पे बस 1-2 चैनल हुआ करते थे। तो ये खबर उस तरीके से सामने नहीं आई। लेकिन ये कि जहाँ जहाँ पहुँचनी थी वहाँ वहाँ तक पहुँची। और मुंबई के धमाके से दिल्ली भी फिर फ़ौरन सख्ते में सन, और दिल्ली में हाई लेवल फिर मीटिंग हुई, फ़ौरन मुंबई को जो भी हेल्प हो सकी वो देने की बात हुई। लेकिन अभी तक किसी आतंकवादी संगठन ने या किसी और ने कोई क्लेम नहीं किया था कि ये धमाका हमने किया है। तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्यों रहा, सब कुछ अंधेरे में था। मतलब बिल्कुल अजीब सी पैनिक सिचुएशन था कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। और शाम होने के बाद भी ये दहशत और डर थी कि मालूम नहीं अभी 12 है कि इसके बाद 13, 14, 15 कब रुकेगा। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा वक्त बीता, उसके बाद धमाका नहीं हुआ, तो फिर शुक्र हुआ कि चलो अब कम से कम ये सिलसिला थमा। अब ये सिलसिला थमा, इसके बाद जाहिर सी बात है पहले घायलों को, इन सारी चीज़ों को देखा गया। उसके बाद रात भर दिल्ली से हाई लेवल टीम पहुंची, हमारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की, और सब कुछ मुंबई के साथ पुलिस के साथ बातचीत हुई, और फिर एक डिसाइड किया गया कि इस पूरे मामले की जांच के लिए हाई लेवल टीम बनाई जाएगी। और ऐसी 3 टीमें हाई लेवल बनाने का फैसला किया गया। इनमें से एक टीम का जिम्मा दिया गया DCP राकेश मारिया, उस वक्त थे, बाद में ये मुंबई पुलिस के कमिश्नर भी बने। राकेश मारिया के अंडरवर्ल्ड और इन सारी चीज़ों में पकड़, इन्वेस्टिगेशन बड़ी अच्छी। तो 3 टीमें जो हाई लेवल बनाई गई, उसमें एक राकेश मारिया उस वक्त DCP थे। दूसरी टीम की जिम्मेदारी जो दी गई वो अरूप पटनायक को दी गई,
ये भी इन चीज़ों के एक्सपर्ट। और तीसरी टीम जिनके अंडर में बनाई गई वो उस वक्त जब ये सीरियल ब्लास्ट हुआ था तब मुंबई के खुद पुलिस कमिश्नर थे एएस सामरा साहब। तो राकेश मारिया, अरूप पटनायक और एएस सामरा, इन तीनों की अगुवाई में 3 अलग अलग टीमें इस पूरे मुंबई हमले की जांच के लिए बनाई गई और उनको ये काम दिया गया कि आप तफ्तीश करें और पता करें ये है क्या, क्योंकि अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया, कुछ पता नहीं। जो शुरुआती तफ्तीश हुई और जितने आई विटनेस थे चश्मदीद से, उनसे इन 12 के 12 जगहों की जब रिपोर्ट ली गई तो एक ही चीज़ बस रात होते होते सामने आई, और वो ये कि जितने भी ब्लास्ट हुए हैं उनमें से 1 या 2 जगह को छोड़ के जहाँ पे हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल हुआ था, बाकी हर जगह कार और स्कूटर का इस्तेमाल किया गया धमाका करने के लिए। इसके अलावा कोई जानकारी नहीं, और कौन लोग हैं ये भी कुछ पता नहीं। अब ये सारे धमाके हो चुके, पुलिस अपनी जांच में लगी हुई है, कुछ सामने आ नहीं रहा है। 12 मार्च के बाद 13 मार्च इन्हीं चीज़ों में गुजर जाता है। सिर्फ यही एक क्लू है कि स्कूटर और कार इस्तेमाल किया गया। 2 दिन बाद 48 घंटे बाद 14 मार्च 1993 का दिन आता है। दोपहर करीब 1:30 बजे मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को दादर इलाके से एक लावारिस स्कूटर की खबर मिलती है कि चूंकि ये सब कुछ हो गया और जिस तरीके से स्कूटर और कार की खबर थी कि उन्हीं में सारे ब्लास्ट और विस्फोटक रखे थे, तो पूरे मुंबई में जितने लोग थे बाकायदा वहाँ पे पुलिस के जरिए ये ऐलान भी कराया गया कि कोई भी ऐसी लावारिस गाड़ी और वो देखें तो उसको न छुएं ना उसके नज़दीक जाएं। तो ये लोगों तक ये बात पहुंच गई थी, और इसी बात का असर था कि 2 दिन बाद 48 घंटे बाद 14 मार्च 1993 को 1:30 बजे मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को खबर मिलती है कि दादर इलाके में एक स्कूटर लावारिस खड़ी है। बम निरोधक दस्ते के साथ फ़ौरन वहाँ पर टीम पहुँचती है, स्कूटर की जाँच की जाती है। जब स्कूटर की जाँच की जाती है तो पता चलता है कि उस स्कूटर की डिक्की में और बाकी जगहों पर 15 किलो RDX रखा हुआ है। इसके बाद ये अंदाज़ा लगा जाता है कि इस स्कूटर का भी इस्तेमाल 12 मार्च के लिए होना था 15 किलो RDX के साथ। सोचिए अगर धमाका होता तो क्या होता, लेकिन किसी वजह से इसमें धमाका नहीं हुआ और इसलिए ये स्कूटर वहाँ पे खड़ा रहा, लेकिन इसमें ब्लास्ट नहीं हुआ। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने इसको जो है बॉम्ब को फिर डिफ्यूज़ कर दिया। 1:30 बजे अभी ये सारी चीज़ें स्कूटर की खबर ही थी कि उसके थोड़ी देर के बाद फिर पुलिस कंट्रोल रूम को एक खबर मिलती है कि वर्ली इलाके में एक मारुति वैन लावारिस खड़ी है। पहले स्कूटर, लेकिन ये जो स्कूटर ये दादर इलाके में, और वैन की खबर मिलती है वर्ली इलाके से। पुलिस की टीम फ़ौरन वहाँ पहुँचती है, लावारिस जो मारुति वैन खड़ी थी। इसके बाद बम निरोधक दस्ता उसकी तलाशी लेता है, चेक करता है। उस मारुति वैन से पुलिस को बहुत बड़ी तादाद में हैंड ग्रेनेड, AK-47 राइफल मिलते हैं, और उसमें लेकिन विस्फोटक नहीं था। इसके बाद जब इस कार के रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच की जाती है तो पता चलता है कि ये कार जो है माहिम इलाके में एक दरगाह रोड पर अल हुसैनी बिल्डिंग है। माहिम इलाके में अल हुसैनी बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में रहने वाली रुबीना सुलेमान के नाम पे ये मारुति वैन रजिस्टर्ड है। पुलिस को लगता है कि शायद उसे पहली कामयाबी मिली, क्योंकि एक तो मारुति वैन में सारे हथियार बरामद होना और ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर पुलिस को ये भी लगा कि हो सकता है गाड़ी चोरी की हो, पता नहीं, तो उससे इस रजिस्ट्रेशन नंबर तक पहुँच के भी कोई फ़ायदा ना हो। लेकिन खैर चूँकि क्लू मिला था, एक तो स्कूटर और दूसरा ये मारुति वैन। तो जब मारुति वैन के रजिस्ट्रेशन नंबर से पहली बार जब एड्रेस का पता चलता है, अच्छा उस स्कूटर के नंबर प्लेट नहीं थे तो इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता चल रहा था, लेकिन मारुति वैन का रजिस्ट्रेशन नंबर था। और उस रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद जब अल हुसैनी बिल्डिंग में फ़ौरन पुलिस की एक टीम जाती है और पता करती है यहाँ कौन रहता है, तो पता चलता है कि एक स्मगलर के नाम पे भी फेमस था, टाइगर मेमन। ये अल हुसैनी बिल्डिंग में उसकी फैमिली रहती है, और ये जो रुबीना सुलेमान है जिसके नाम पे ये मारुति वैन रजिस्टर्ड है, ये टाइगर मेमन के बड़े भाई जो है सुलेमान मेमन, उसकी वाइफ। तो फ़ौरन पुलिस की टीम अल हुसैनी बिल्डिंग पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद देखती है कि अल हुसैनी बिल्डिंग में ही ताला लगा हुआ है और वहां कोई है नहीं। पड़ोसियों से पूछताछ किया जाता है तो पता चलता है कि पूरी फैमिली जो है वो 12 मार्च जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ उसी दिन सुबह सुबह करीब 4 बजे ही घर से पूरी फैमिली निकल गई थी, और उन्होंने ये कहा था कि वो किसी काम से दुबई जाना है। तब पूरे फैमिली का एक साथ, तब फैमिली के 1-2 लोग जाएँ तो ठीक है, एक साथ घर छोड़ना, मुंबई छोड़ना, पुलिस को थोड़ा और शक जो है उनका यकीन में बदलने लगता है। तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, ऊपर से मेमन फैमिली का अचानक दुबई जाना सेम ब्लास्ट के दिन। तो जब ये चीज़ें पता चलती है तो फिर पुलिस फैसला करती है कि इस घर के दरवाजे के ताले को तोड़ेंगे और अंदर तलाशी लेंगे, क्योंकि और कोई था नहीं, किसी से पूछ सकते नहीं थे। अंदर जाते हैं, पुलिस की टीम सारी तलाशी लेती है। तलाशी के दौरान उन्हें और तो कुछ नहीं मिलता घर के ज़रूरी सामान के अलावा, कुछ चाबियाँ मिलती हैं। उनमें से एक चाबी एक स्कूटर की चाबी थी। तो जैसे ही वो चाबी मिलती है तो उस वक्त राकेश मारिया जो थे वो ट्रैफिक में थे, DCP ट्रैफिक हुआ करते थे। तो वो चाबी देखी और उसके उन्हें अचानक याद आया कि दादर में एक लावारिस स्कूटर बरामद हुई थी जिसमें 15 किलो RDX था। उन्होंने अपनी टीम के एक
पुलिस वाले को बुलाया और कहा कि ये चाबी लो और जाकर दादर पुलिस स्टेशन में वो लावारिस स्कूटर जो कि वहीं जब्त खड़ी हुई थी, तो उन्होंने जाकर चेक करो कि ये चाबी उस स्कूटर में लगता है कि नहीं। पुलिस वाला फ़ौरन चाबी लेके दादर पहुंचता है, दादर जाकर उस स्कूटर में चाबी लगाता है, चाबी घूम जाती है, स्कूटर स्टार्ट हो जाता है। जैसी ये चीज़ होती है, इसके बाद यकीन हो जाता है कि इस पूरे धमाके का इस अल हुसैनी बिल्डिंग से कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर है। अब चूंकि वैन रजिस्ट्रेशन नंबर अल हुसैनी का और चाबी लग जाना स्कूटर के साथ, तो 2 दिन के बाद मुंबई ब्लास्ट के पहली बार ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी जिससे करीब जा रही थी मुंबई पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के सही रास्ते पर। अब ये जब सारी चीज़ें होती है तो कहते हैं कि चलो टीम तो भाग गई, लेकिन इसके बाकी जो लोग हैं जान पहचान के, चूंकि इनका काम वाम भी था, तो कोई ना कोई तो होगा जो इनके बारे में आप सच बताए। तो ढूंढते ढूंढते पुलिस मेमन फैमिली के, खासतौर पर टाइगर मेमन का एक मैनेजर हुआ करता था असगर मुकादम, तो असगर मुकादम का पता लगता है पड़ोसियों और इनके जरिए। पुलिस असगर मुकादम तक पहुंचती है, असगर मुकादम को उठाती है और फिर उससे पूछताछ शुरू करती है। तो असगर मुकादम यह बयान देता है कि टाइगर मेमन जो है उसने उससे ये कहा था, 11 मार्च को उसकी बात हुई थी कि वो अपनी फैमिली के साथ किसी काम से दुबई जा रहा है, तो वो उनकी पूरी फैमिली के जो है टिकट और बोर्डिंग पास ये लेकर और जो कागजात हैं वो एयरपोर्ट पर मिले सुबह 12 मार्च की सुबह। तो मुकादम का कहना था कि 12 मार्च की सुबह करीब 4 बजे वो एयरपोर्ट गया और उनको उसने सारे टिकट विकट पकड़ा दिए थे और इसके बाद वो चले गए और उसने ये कहा था कि पीछे में घर का ध्यान रखना। तो एयरपोर्ट पे उनको रवाना करने के बाद असगर मुकादम वापस अल हुसैनी बिल्डिंग आता है। जब वो कहता है कि अल हुसैनी बिल्डिंग में पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पे टाइगर मेमन के घर पे उसके गैराज में जावेद चिकना नाम का एक शख्स जो अंडरवर्ल्ड का है और उसके कई साथी कुछ और लोग थे, वो पार्किंग में टाइगर मेमन के कई कार और स्कूटर वहाँ पे पार्क थी और उन गाड़ियों में और स्कूटर में वो लोग कोई काली चिपचिपी सी चीज़, उस वक्त उसने बताया था जो बयान है उसके, काली चिपचिपी सी चीज़ भर रहे थे सारे कार में और स्कूटर में, और साथ में एल्युमिनियम की पेंसिल जैसी कोई चीज़ थी, वो छर्रे और बाकी चीज़ें होती हैं। तो काली जो चिपचिपी होती है, आरडीएक्स एक्चुअली उसको कई साबुन भी बोलते हैं, काला साबुन, वो जब आरडीएक्स रॉ होता है तो उसी तरह से दिखता है, तो साबुन के जैसा काला साबुन। तो बोला कि उसने देखा और उसके बाद थोड़ी देर के बाद देखा कि उन्हीं में से सारे लोग एक एक करके वो कार और स्कूटर वहाँ से लेके चले गए और फिर उसके बाद वो भी वहाँ से निकल गया, ये असगर मुकादम का कहना है। उसके बाद वो घर पहुँचता है, दोपहर के बाद अचानक उसे फिर मुंबई में धमाकों की खबर आती है, लेकिन तब तक उसे पता नहीं था कि ये धमाके उन्हीं स्कूटर और कार में से थे जो टाइगर मेमन के घर से सुबह उसने लोगों को भरते हुए सामान देखा था और जो लेकर गए थे। अब ये सारी चीज़ें, स्कूटर और कार की बरामदगी, असगर मुकादम का बयान, पूरी फैमिली का एक साथ भाग जाना, साफ साफ इशारा कर रहा था कि इसमें मेमन फैमिली और टाइगर मेमन का हाथ है। लेकिन पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि टाइगर मेमन एक मतलब छोटा मोटा एक तस्कर टाइप, स्मगलर टाइप, वो इतना बड़ा साजिश, इतनी बड़ी चीज़ें, इतना बड़ा धमाका कैसे करे और क्यों कर रहा है और क्यों किया उसने, इस सवाल का जवाब नहीं था और अभी तक कोई क्लेम नहीं कर रहा और कुछ मिल नहीं रहा है। तो पुलिस असगर मुकादम के बयान के बाद एक एक कर टाइगर मेमन उससे जुड़े हुए लोगों को पूछताछ करने लगी, उठाने लगी। धीरे धीरे वक्त भी बीत रहा है, करीब 12-13 दिन गुजर गए। 23 मार्च 1993 को कई जगह पे छापा मारने के बाद पुलिस को अचानक जावेरी बाजार की एक इमारत जो इमामी मंजिल के नाम से मशहूर है, वो इमारत बंद थी, उस पर भी वहाँ की सीढ़ियों पर कुछ सूटकेस मिले और ये एक मुखबिर की खबर पे मिले जावेरी बाजार में। तो पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है, उस सूटकेस को जब खोलती है तो उसके अंदर से 56 राइफल और करीब 200 हैंड ग्रेनेड मिलते हैं। और इसका पता कहीं ना कहीं असगर मुकादम ने जो बाकी ठिकानों के बारे में बताया था कि टाइगर मेमन का कहाँ कहाँ है, तो इमामी मंजिल के बारे में भी एक उसने जिक्र किया था। तो जहाँ जहाँ वो बता रहा था पुलिस की टीम वहाँ जा रही थी। तो वहाँ से इस सूटकेस में 200 हैंड ग्रेनेड और 56 राइफल सूटकेस में मिली। और इसी के साथ एक याकूब नाम का शख्स भी पकड़ाता है, पुलिस उसको भी पकड़ती है। इसके बाद 3 दिन और गुजर जाता है, 26 मार्च की तारीख आ जाती है। 26 मार्च को फिर याकूब की निशानदेही पर पुलिस जो है मुमरा के मोबीन नगर इलाके में एक घर पर दबिश डालती है और उस घर से पुलिस को आरडीएक्स से भरे हुए 32 बैग मिलते हैं, 32, जिसका वजन करीब 1032 किलो था और 574 किलो जिलेटिन था। जब ये पुलिस ने बरामद किया तो हिंदुस्तान में आरडीएक्स की पकड़ी जाने वाली उस दिन की सबसे बड़ी खेप थी। उससे पहले 1032 किलो वजन का आरडीएक्स हिंदुस्तान में न किसी एजेंसी ने देखी थी, न किसी ने पकड़ा था। लेकिन ये अभी शुरुआत थी, क्योंकि इसके ठीक 4 से 5 दिन के बाद 2 अप्रैल 1993 को
पनवेल थाने में एक सिपाही से खबर मिली, उसने किसी से कुछ बात करते हुए सुना था इस धमाके के बाद कि कहीं आरडीएक्स और है। तो नागला गांव के पास समंदर के अंदर पानी में 28 बोरे पुलिस को और मिलते हैं जो जिलेटिन से भरे हुए थे, और इसके अलावा 28 बोरे आरडीएक्स से भरे हुए और 20 बोरे जिलेटिन से भरे हुए। जब पुलिस इन बोरों की फिर वजन करती है और आरडीएक्स की, तो इसका वजन निकलता है 2380 किलो आरडीएक्स, इससे पहले 1032 किलो। मतलब कायदे से एक्सपर्ट के हिसाब से चलें तो ये जितनी बड़ी तादाद में आरडीएक्स बरामद हुई थी, पता नहीं मुंबई के कितने हिस्से बचते या ना बचते अगर ये ब्लास्ट होता तो इस बरामदगी से यह एहसास होता है कि धमाके की साजिश कितनी बड़ी थी, और शायद जो मुंबई में उस दिन 12 धमाके हुए और जो नहीं हुए वो उससे ज़्यादा भयानक थे। अगर वो होते तो क्या होता, ये खुद पुलिस वालों के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी जब इतनी मात्रा में आरडीएक्स की बरामदगी हो रही थी। और शुक्र यही था कि ये सब ब्लास्ट नहीं हुआ। अब ये सारी चीज़ें चल रही थी, टाइगर मेमन के लोगों को भी एक एक करके एक दूसरे से कड़ियाँ जोड़ते हुए जो मिल रहे थे पूछा जा रहा था। अब करीब करीब 1 महीना पूरा होने वाला था। तभी 11 अप्रैल 1983 को पुलिस ने एक बिल्डर हैं इब्राहिम चौहान, एक मुखबिर की सूचना पे इब्राहिम चौहान को पकड़ा, इस बिल्डर को, और इससे पूछताछ की, क्योंकि इसका कई जगहों पे नाम आ रहा था कि ये इन पूरे धमाकों के बारे में बहुत कुछ जानता है। तो पहली बार जो सबसे बड़ी कामयाबी मिली अभी तक के धमाके में, 1 महीना लगभग होने वाला था, 12 मार्च को धमाका हुआ था और 11 अप्रैल आ गया था। तो इब्राहिम चौहान को जब पुलिस उठाती है तो पहली बार पुलिस के सामने जो नाम आते हैं धमाके के लिए और जो सवाल का जवाब मिलता है कि टाइगर मेमन जैसा स्मगलर इतनी बड़ी साजिश कैसे रच सकता है, क्यों रचेगा, किस उसने ऐसा किया क्यों। तो इब्राहिम चौहान जब मुंह खोलता है तब जवाब मिलता है कि इस सीरियल ब्लास्ट के पीछे टाइगर मेमन ज़रूर है, लेकिन टाइगर मेमन के साथ जो है वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम है, उसका भाई अनीस इब्राहिम है, अबू सलेम है। वो एक एक कर सबका नाम बताता जाता है, और इसी नाम की कड़ी में बताते बताते वो संजय दत्त का भी नाम लेता है। इब्राहिम चौहान पहला शख्स था जिसने संजय दत्त का नाम लिया था। ये एक बिल्डर था मुंबई का, और साथ में वो बताता है कि उस वक्त बॉलीवुड के 2 फिल्म प्रोड्यूसर, एक समीर हिंगोरा और दूसरा हनीफ कड़ावाला। हनीफ कड़ावाला आपको याद होगा, जब भी संजय दत्त जेल से बाहर आते पैरोल पे, जब अंदर गए तो संजय दत्त के साथ हमेशा जो है वो हनीफ कड़ावाला, ये बड़ा गहरा दोस्ती भी सुना है। तो ये इब्राहिम चौहान ने ही नाम बताया दाऊद का, अनीस का, और साथ में इन 2 प्रोड्यूसर्स का, समीर हिंगोरा और हनीफ कड़ावाला का। और उसने बताया कि इन दोनों ने ही पहली बार संजय दत्त के बारे में जिक्र किया था, और उस वक्त संजय दत्त को कुछ खतरा था, और संजय दत्त ने अनीस इब्राहिम को फ़ोन किया। अनीस इब्राहिम से उन्होंने कुछ चीज़ें मांगी, तो इब्राहिम चौहान ने कहा कि उसे इस बात की जानकारी है कि अनीस इब्राहिम ने यह कहा था अबू सलेम को कि संजय दत्त के घर गिटार और टेनिस बॉल पहुंचाना है। गिटार मतलब AK-56 राइफल, और टेनिस बॉल मतलब हथगोले, हैंड ग्रेनेड, ये कोड वर्ड था। तो अनीस इब्राहिम के कहने पे अबू सलेम 9 AK-56 राइफल और 80 हैंड ग्रेनेड लेकर संजय दत्त के घर पहुंचता है। जहां मैंने बताया फिर संजय दत्त को पहली बार वो किसी बड़े फिल्म स्टार को अपने आमने सामने देखता है, मिलता है, हाथ मिलाता है, गले 3-3 बार गले लगता है। लेकिन संजय दत्त इतनी बड़ी मात्रा में ये हथियार देखकर घबरा जाता है, और उसके बाद सिर्फ एक AK-56 राइफल अपने पास रखता है, और उसके बाद बाकी चीज़ें अबू सलेम को कहता है कि भैया वापस ले जाओ। तो वो सारी चीज़ें अबू सलेम वापस ले जाता है, और सिर्फ एक AK-56 संजय दत्त अपने पास, और उसे एक AK-56 राइफल रखने के लिए सज़ा भी काटी। तो पहली बार इब्राहिम चौहान के खुलासे के बाद पता चलता है मुंबई पुलिस को कि इसके पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का हाथ है। टाइगर मेमन शामिल ज़रूर है, लेकिन दाऊद इब्राहिम है, और दाऊद इब्राहिम है तो उसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भी है, क्योंकि इतनी बड़े पैमाने पे प्लानिंग, साजिश ये अकेले इन लोगों के बलबूते की बात नहीं थी। और इसी इब्राहिम चौहान के खुलासे के बाद इसने 11 अप्रैल को जो खुलासा किया था, जिस दिन ये खुलासा किया था तब संजय दत्त इंडिया से बाहर शूटिंग पर थे। 19 अप्रैल को संजय दत्त लौटते हैं शाम के वक्त मुंबई में, और 19 अप्रैल 1993 को मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करते ही मुंबई पुलिस संजय दत्त को गिरफ्तार कर लेती है। तो संजय दत्त की गिरफ्तारी मुंबई ब्लास्ट के 1 महीना और 3 दिन के बाद, 1 महीना और 6 दिन के बाद गिरफ्तार होता है संजय दत्त। 19 अप्रैल 1993 को संजय दत्त की गिरफ्तारी हुई। अब और खुलासा जब होता है तो 22 अप्रैल 1993 को इसके बाद मुंबई पुलिस की टीम जो है बहुत कस्टम अधिकारी और अपने पुलिस वालों पर भी गाज गिराती है। एक बहुत बड़े कस्टम अफसर थे SN सिंह, पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। इल्ज़ाम ये था कि मुंबई के समंदर से डॉक से जो RDX लाया गया, उसको लाने में D कंपनी की इन्होंने मदद की, पैसे लिए, और इन्हें पता था कि इसमें क्या है, उसके बावजूद रोका नहीं। और मुंबई पुलिस के जो अंदर में बहुत सारे अपने पुलिस वाले थे
जो डी कंपनी के पैसे पे पलते थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया। इसके बाद इधर जांच चल रही है। तभी 10 मई 1993 की तारीख आती है। मुंबई ब्लास्ट का ये 59वां दिन था और इस दिन पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी लगती है। इस धमाकों में शामिल एक शख्स जिसका नाम बादशाह खान था, उसको पुलिस रामपुर यूपी से गिरफ्तार करके मुंबई लाती है। और जब वो मुंबई लाया जाता है तो बादशाह खान उनमें से था जो इस पूरी साजिश में शामिल था। अब उसके की मुंह से जो कहानी सुननी थी वो मतलब सीधे लाइव थी, सब कुछ वैसा था। तो ये इसलिए बादशाह खान की गिरफ्तारी मुंबई के लिए एक बहुत, पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। और अब बादशाह खान से पुलिस पूछताछ करती है। इसके बाद बादशाह खान कहानी सुनाता है। बादशाह खान की कहानी ये थी कि इस 12 मार्च 1993 की पूरी साजिश टाइगर मेमन ने रची थी और उसका साथ दिया था दाऊद इब्राहिम ने और उसके भाई अनीस इब्राहिम ने। जो बादशाह खान का बयान है उसके हिसाब से टाइगर मेमन और उसके जो साथी हैं जावेद चिकना, अनवर थीबा, इम्तियाज़ और याकूब, इन लोगों को जिहाद के नाम पर पहले अपने साथ मिलाया और फिर कहा कि लड़कों को तैयार करो और टीम बनाओ। इन लोगों ने लड़कों को तैयार किया। टोटल 19 लड़के चुने गए। 19 लड़कों को चुनने के बाद उन्हें बम बनाने, बम रखने, हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजा गया। अब जब वो उसने बयान देना शुरू किया, बाकी लोगों को बताया, तो उसी की निशानदेही पर फिर बाद में एक टीम वडोदरा जाती है मुंबई की और वहाँ के तुलसी होटल के कमरा नंबर 204 में 3 और आरोपी जो थे, जो बम रखने वाले थे, वो गिरफ्तार होते हैं, जिनमें एक मोहम्मद सईद, एक उस्मान खान और एक रईस। इन तीनों को गिरफ्तार करके लाया जाता है। तो अब बादशाह खान के साथ साथ और भी पुख्ता सबूत, अब ये लोग भी कहानी बताते हैं पूरी प्लानिंग की। और ये तीनों वो थे जो पाकिस्तान बाकायदा ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे टाइगर मेमन के कहने पर। इनके बाद इनके और साथियों जब ये नाम बताते हैं, पता बताते हैं, तो फिर उनकी भी गिरफ्तारी होती है और इस तरह से गिरफ्तारी का सिलसिला चल पड़ता है। एक को पकड़ते हैं वो दूसरे के बारे में बताता है, दूसरे को पकड़ते हैं वो तीसरे के बारे में बताता है। और जब इन सारे लगभग जो मेन कल्प्रिट थे उनको पकड़ लिया गया, जो बॉम्ब रखने वालों में शामिल थे स्कूटर और कार में, तो उनसे पूछताछ के बाद जो पहली बार पता चलता है मुंबई पुलिस को कि ये इतनी बड़ी तबाही क्यों, एक तस्कर, एक स्मगलर, वो ऐसी आतंकवादी हरकत क्यों, तो पता चला कि 12 मार्च 1993 दरअसल 6 दिसंबर 1992 का बदला था। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसके बाद दंगा हुआ था और वो दंगा देश के कई जगहों पे हुआ और वही दंगा मुंबई में भी हुआ था और उस दंगे में देश भर में बहुत सारे लोग मारे गए थे। इस दंगे में टाइगर मेमन का ऑफिस कहते हैं कि जला दिया गया था और इस बात से वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया था कि उसने कहा था कि इसका बदला लेंगे। लेकिन उसके अकेले के बलबूते की बात नहीं थी, लेकिन वो था कि कुछ करना है। एक कहानी इसमें यही कि इसके बाद अच्छा, ये जब कुछ हुआ, जब दंगा वंगा, तब तक उससे पहले दाऊद अपना सब कुछ समेट कर ऑलरेडी दुबई जा चुका था और दुबई से ही ऑपरेट कर रहा था। दाऊद इब्राहिम मुंबई में नहीं था। तो अब ये था कि ये सारी चीज़ें करनी है दंगे के बाद जो टाइगर मेमन के साथ हुआ, लेकिन टाइगर मेमन को चाहिए था कि कोई उसकी हेल्प करे। इसी दौरान कहते हैं कि दिसंबर 1992 में ही दुबई में दाऊद इब्राहिम के पास एक पार्सल आता है। इसका कई जगह पे जिक्र है और बाकायदा जो मुंबई पुलिस की कहानी है उसमें भी इसका जिक्र है और मुंबई पुलिस इस चीज़ को मना नहीं करती है। तो वो कहती है कि दुबई में दाऊद के घर पे एक पार्सल आया और उस पार्सल में कुछ चूड़ियाँ थीं और एक लेटर था और वो किसी महिला ने लिखी थी और ये कहा था कि तुम हमारे साथ यहाँ जुल्म हो रहा है और तुम वहाँ या तो कुछ मदद करो या ये चूड़ी पहनकर बैठ जाओ। ये एक कहीं से कहानी आती है, लेकिन ये कितना सच है कितना झूठ है ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन टाइगर मेमन को लगा कि दाऊद इब्राहिम मदद कर सकता है और दाऊद इब्राहिम तब तक दुबई में जाकर सेटल था और उसे लगा कि पैसे और बाकी प्लानिंग की मदद पे भी वो कर सकता है। तो इसके बाद टाइगर मेमन दुबई जाता है और दुबई के एक होटल में अनीस इब्राहिम से पहले उसकी मुलाकात होती है। अनीस इब्राहिम के साथ मुलाकात में फिर मोहम्मद दौसा, तौफीक जलियावाला, शेख अहमद, हाजी उमर मुस्तफ़ा, सैयद आरिफ, ये सब मिलकर मुंबई की पहली राउंड में एक प्लानिंग करते हैं कि ऐसे ऐसे धमाका करना है। इसके बाद दुबई से वो लौटने के बाद जब उसे लगता है कि ये सारी चीज़ें होंगी, फिर वो 19 लड़कों को तैयार करता है। 3 खेप में ये उन लड़कों को दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजता है। पहली खेप 11 फरवरी 1993 को टाइगर मेमन जो है यहाँ से 7 लोगों को दुबई से पाकिस्तान भेजता है ट्रेनिंग लेने के लिए। वो 7 लोग जो थे उसमें जावेद चिकना, बादशाह खान, परवेज़ कोलावाला, सलीम पासोपकर, सलीम बाजार वाला, फारूक पावले और जकीर, ये लोग 13 फरवरी 1993 को पाकिस्तान पहुंचते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। दूसरी खेप 15 फरवरी 1993 को भेजता है
इस खेप में 3 लोग थे, एक फिरोज अमानी मलिक, नियाज अहमद और नसीम बारमेर। ये भी दुबई के रास्ते वहाँ पहुँचते हैं 17 फरवरी को। पहली खेप 13 फरवरी को पहुंची, दूसरी खेप 17 फरवरी को। तीसरी खेप 19 फरवरी को तीसरे ग्रुप में 9 लोग थे। येबा याकूब, नासिर ढकला, अनवर थोबा, इरफान चौगले, शाहनवाज, अब्दुल अख्तर, मोहम्मद रफ़ीक, गुल मोहम्मद खान, बशीर खान, ये लोग थे जो पहुंचते हैं। पाकिस्तान जाने के बाद ये 19 के 19 लड़के वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं और फिर 4 मार्च 1993 को ट्रेनिंग लेने के बाद दुबई पहुंचते हैं और फिर दुबई से 4 मार्च को मुंबई पहुंचते हैं। इसके बाद इन सब का टारगेट ये था कि ट्रेनिंग तो हो गई, अब तुम इलाके की रेकी करो। तो इन सब के हिस्से में था कि मुंबई की कौन कौन सी जगह पे जहाँ धमाके करने हैं। तो ये काम इनको दिया गया, चूँकि बॉम्ब इन्हें रखना था, तो इन्होंने सारे इलाके की रेकी की और उस हिसाब से इन्होंने जगह चुनी। लेकिन 4 मार्च को आने के बाद ये रेकी कर रहे थे, अगले 4 दिन तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। 8 मार्च को अचानक, मैंने एक नाम आपको अभी सुनाया जो तीसरे खेप में गया था, गुल मोहम्मद, टाइगर मेमन के 19 लड़कों में से जो चुना गया था एक। ट्रेनिंग लेने के बाद, लौटने के बाद और रैकी करने के दौरान 8 मार्च को, यानी पाकिस्तान से आने के चौथे ही दिन, गुल मोहम्मद की सोच अचानक बदल जाती है और वो अपने आप को इस मुहिम से अलग कर लेता है और वो अपने एक साथी को बता देता है कि मैं ये सब काम नहीं करूँगा। अब गुल मोहम्मद की बात उस साथी को जब पता चलती है तो ये बात टाइगर मेमन तक पहुंच जाती है। टाइगर मेमन को लगता है कि अगर ये पीछे हट गया इस मिशन से तो ये किसी को भी बता सकता है और इससे ये मिशन भी नाकाम होगा और उसके अलावा सारे पकड़े जाएंगे, सारे राज खुल जाएंगे। तो अपने आदमियों से कहता है कि गुल मोहम्मद को मार दो। उसके आदमी गुल मोहम्मद को मारने के लिए निकलते हैं, लेकिन गुल मोहम्मद तक ये खबर पहुँच जाती है और गुल मोहम्मद अंडरग्राउंड हो जाता है, वो भाग जाता है। उसे लोग ढूंढ रहे हैं, टाइगर मेमन के लोग, लेकिन वो आता नहीं है। यह 8 मार्च की बात है। इसी तरह छुपता छुपाता उसे ये भी लगता है कि ज़्यादा दिन तक छुप नहीं पाएंगे, पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे। बहुत कोशिश करके 9 मार्च 1993 को गुल मोहम्मद खुद पुलिस के सामने पहुंचता और सरेंडर कर देता है। और सरेंडर करने के बाद बाकायदा जिस पुलिस के पास था उनको वो पूरी चीज़ बताता है कि वो पाकिस्तान में गया था, ट्रेनिंग लेकर आया है, टाइगर मेमन का नाम बताता है, ये भी बताता है कि यहाँ पे मुंबई में बहुत बड़ा सीरियल ब्लास्ट होने वाला है और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और शिवसेना भवन समेत कई जगहों का नाम भी बता देता है, क्योंकि 3-4 दिन रैकी हो गई थी, उस रैकी में कुछ चीज़ें फाइनल हो गई थी। तो स्पेसिफिक वो बताता है कि ये स्टॉक एक्सचेंज भी निशाने पर है, एयर इंडिया बिल्डिंग भी निशाने पर है, शिवसेना भवन भी निशाने पर है। और ये सब मकसद ये भी था शिवसेना भवन को निशाना बनाना कि इससे एक तो धमाका और इसके बाद फिर और माहौल ख़राब हो और फिर हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ें तो ज़्यादा नुकसान हो। लेकिन ये सारी चीज़ें वो बताता है खुलकर, पुलिस यकीन नहीं करती। अब इसमें कई बात में हम लोगों ने ये चीज़ कंफर्म की थी कि एक गुल मोहम्मद ने पुलिस को 9 मार्च को बताया था सरेंडर करके, तो अगर पुलिस उस दिन मान लेती और इस चीज़ पे पूरी फोर्स लग जाती तो शायद 12 मार्च 3 दिन के बाद ये चीज़ें ना होती। तो उसमें पुलिस की एक ही दलील थी, हालांकि उसको आप कमज़ोर दलील कहें या ताकतवर दलील कहें मुझे नहीं मालूम। उनका ये कहना था कि हाँ उसने ये सब कुछ तो बताया लेकिन डेट नहीं मालूम था। अच्छा, ये फैक्ट है कि जब 9 मार्च को इसने सरेंडर किया और 8 मार्च तक रैकी हुई, तब तक टाइगर मेमन ने डेट नहीं बताया था कि डेट क्या होगा। अगर डेट शायद पुलिस को पता होता कि 12 मार्च को, तब तो जाहिर सी बात है कि पुलिस अलर्ट पे होती, पकड़ लेती। लेकिन यहाँ यह भी है कि अगर डेट नहीं भी मालूम था तो भी पुलिस उसकी इन्फॉर्मेशन पे बाकी इन्वेस्टिगेशन कर सकती थी और उन तक जिनके साथ ये खुद गया था, जो 19 लड़के थे, उन्हीं को उठा लेती तो यह मिशन फेल हो सकता था, रुक सकता था। लेकिन पुलिस से गलती ये हुई, मुंबई पुलिस से, कि उन्होंने गुल मोहम्मद की बातों को बहुत सीरियसली नहीं लिया और उन्होंने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। अब इधर दूसरी तरफ जैसे ही इसके सरेंडर की खबर बाहर आ गई, टाइगर मेमन तक पहुंची, अब पूरी टीम घबरा गई कि ये तो सरेंडर कर दिया, इसने सब कुछ पुलिस को बता दिया होगा, तो अब क्या किया जाए, मिशन को पोस्टपोन कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। और तब पहली बार पता चला कि एक्चुअली जो टाइगर मेमन है, ये जो 12 मार्च 1993 को ब्लास्ट हुआ मुंबई में, ये 12 मार्च 1993 उसने ये चुना नहीं था, ये उसकी तारीख ही नहीं थी। उसको ये करना था अप्रैल में, अगले महीने, मार्च में नहीं, बल्कि अप्रैल 1993 में शिवाजी की जयंती के मौके पर। असली प्लानिंग ये थी कि शिवाजी की जयंती के मौके पर चूंकि भीड़ होगी, बहुत सारी रैलियां निकलेंगी, बाकी चीज़ें होंगी, तो वहाँ पे अगर इस तरीके से RDX और सारी प्लान की जाए तो तबाही ज़्यादा होगी। तो उसका जो मेन था, जो उसने छुपा कर रखा था, अभी तक अपनी टीम से भी शेयर नहीं किया था, वो ये था कि शिवाजी जयंती पर अप्रैल में ये धमाका करना है। लेकिन जैसे ही पता चला कि गुल मोहम्मद पकड़ा गया तो उसे लगा कि अब ये टाइम बहुत है और इस टाइम तक रोकना इस मिशन को, तो शायद इसमें फिर पुलिस दबिश भी डाल सकती है, कभी पकड़ भी सकती है। तो उसने अचानक प्लान किया और कहा कि नहीं, ये 9 मार्च को सरेंडर करता है और 10 मार्च को डिसाइड हो जाता है कि जो मुंबई में ब्लास्ट होगा वो 12 मार्च को होगा, अगले 48 घंटे में। और इसी के बाद 12 मार्च का डेट फिक्स हो जाता है, अप्रैल से पहले ही।
सारे लड़कों को जिसको ट्रेनिंग दी गई थी उसके बाद ये अचानक बुलाता है, सबको बताता है, और 12 मार्च के लिए 1 एम्बेसडर कार, 2 मारुति वैन, 3 मारुति 800 कार, 1 कमांडर जीप, 1 मोटरसाइकिल और 4 स्कूटर टाइगर मेमन के घर पे लाया जाता है। इन सब में RDX और ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। और 12 मार्च की सुबह सबसे पहले मेमन फैमिली अपने घर से निकलकर एयरपोर्ट पहुंच जाती है। लेकिन जाने से पहले जो टाइमर, ये सारे बॉम्ब टाइमर थे, टाइम के हिसाब से इनकी टाइम फिक्स की गई थी। और ये जो टाइम फिक्स किया था, खुद टाइगर मेमन ने जो टाइम बताया था हर एक का, पहला था 1:28 और आखिरी 3:40। ये टाइम टाइगर मेमन को पता था दुबई के लिए प्लेन पकड़ने से पहले ही। तो 12 मार्च की सुबह करीब 6 या 7 बजे की फ़्लाइट थी टाइगर मेमन की। 6-7 बजे अपने पूरे फैमिली के साथ उड़ जाता है और 1:28 का पहला टाइम फिक्स करता है और 3:40 का 12वां और आखिरी, और ये निकल जाता है। कहते हैं कि जब इस पूरे ब्लास्ट को बाद में दाऊद इब्राहिम ने वहाँ दुबई में बैठ के खबर और ये सुनी, तो पहले तो दाऊद इब्राहिम की भी हवा ख़राब हो गई थी कि उसे लगा कि टाइगर मेमन ने शायद कुछ बीच में चीज़ें नहीं बताई कि इतना बड़ा धमाका होगा, इतनी बड़ी तबाही होगी। तो यहाँ पे एक चीज़ इन दोनों के बीच में आई कि शायद वो भरोसे वाली, कि तुमने ऐसा नहीं बताया था पर यहाँ ऐसा हो गया। और इसी की बात कहते हैं कि इस तबाही के बाद दाऊद इब्राहिम ने पहली बार, उस वक्त ये खबर भी आई थी कि इतना घबरा गया था कि उसने एक बड़े नेता के साथ फ़ोन पे बात की और अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार हो गया था। बट उसकी 2 शर्तें थी। एक, कि इस ब्लास्ट के साथ उसका नाम न जोड़ा जाए और उसके खिलाफ जो बाकी सारे केस हैं वो बंद कर दिए जाएं और पुलिस की वो हिफाजत में रहेगा। लेकिन सरकार जाहिर सी बात है कि ऐसी शर्तें नहीं मानती, तो इसलिए वो शर्त नहीं मानी गई। और उसके बाद से फिर दाऊद, दुबई भी उसके लिए लगा ख़तरा है, तो वो गायब हो गया। और आज करीब 26 साल हो गए दाऊद का, हमें आज भी इंतज़ार है। बाद में खैर इस पूरे मामले में जितने भी लोग थे सब पकड़े गए। पुलिस ने फिर 30 जून 1995 को टाडा कोर्ट में इस केस का ट्रायल शुरू किया। बाद में मामला CBI को दे दिया गया था। CBI ने करीब 16,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इसमें टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम ये लोग मुख्य आरोपी बनाए गए। इनके अलावा कुल 124 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया। इनमें से आज भी करीब 35 अभी भी फरार हैं, जिनमें दाऊद इब्राहिम भी है, टाइगर मेमन भी है, जबकि 7 लोग गैंगवार या एनकाउंटर में मारे गए। लंबी सुनवाई के बाद 2007 में अदालत ने पहली बार अपना फैसला सुनाया था, जिसमें 12 आरोपियों को सजाए मौत मिली थी। हालांकि बाद में फिर कोर्ट में, ऊपरी कोर्ट ने उनको उम्र कैद में बदल दिया। एक याकूब मेमन सिर्फ बचा जिससे फांसी हुई। दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन, अनीस इब्राहिम, तौफीक जलियावाला और जावेद चिकना, ये सब कानून की पहुंच से दूर हैं। आज भी इनका इंतज़ार है कि ये पकड़े जाएं और तब इनके खिलाफ मुकदमा चले। तो ये थी पूरी कहानी 93 ब्लास्ट की।